हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल आरसीसी कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तन के पश्चात वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, समझेंगे इसको। माना ये हमारा एक मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, यानी माध्यम 1 और माध्यम 2। ठीक है, माना माध्यम 1 है वो हमारा विरल है। कैसा है? विरल माध्यम, और ये है सघन माध्यम। ठीक है, तो सघन माध्यम जो विरल माध्यम होता है वो हमारा वायु होता है, वायु या निर्वात, और सघन होता है वो हमारा कांच होगा या फिर जल है। ठीक है, माना हमारे पास कांच है। ठीक है, ये जो है वो हमारे पास कांच है। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से, ठीक है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ये इसका विलंब है जो क्या करता है, इन दोनों माध्यम को बीच से डिवाइड करता है, यानी विभाजित करता है। ठीक है, तो जब प्रकाश किरण हमारी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी उसको जाना चाहिए तो था ऐसे बिल्कुल सीधा, लेकिन क्या होती है वो अपने अविलंब की ओर झुक जाती है, यानी अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण, जैसे मैंने परावर्तन में बताया था, प्रकाश का परावर्तन जब पढ़ाया था तब बताया था, अगर कोई प्रकाश किरण हमारे किसी स्रोत से आती है तो आती है यानी आ रही है तो आपतित किरण, और अब हो रहा हमारे पास वो अपवर्तन हो रहा है ना हमारे पास, तो अपवर्तित किरण। ये हमारा होता है कोण I और कोण R। ठीक है, कोण I को जो हम बोलते हैं आपतन कोण, और कोण R को बोलते हैं अपवर्तन कोण। ठीक है, आ रही है तो आपतित किरण, और अपवर्तन के बाद अपवर्तित किरण। आपतित किरण और अविलंब के बीच में हमारा बनता है आपतन कोण, और अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच में हमारा बनता है अपवर्तन कोण। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है, यानी अविलंब, जो क्या करता है, इन दोनों माध्यम को आपस में विभाजित करता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये विरल माध्यम और सघन माध्यम है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे विरल माध्यम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको जानेंगे ये क्या है। ये है विरल माध्यम। ठीक है,
जैसे आप लोगों ने 9th में पढ़ाई होगा इसके बारे में, वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। ठीक है, वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है विरल माध्यम कहलाता है। विरल माध्यम कहलाता है। और ये होता क्या है, जैसे वायु कोमा निर्वात। ठीक है, अब जो हमारा प्रकाश की चाल है, जैसे कि आपको पता ही वायु में या निर्वात में कितनी होती है, जो प्रकाश की चाल है वो हमारी विरल माध्यम में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जैसे अभी हमारी जो किरण है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। ठीक है, और ऐसे अगर हम इसका दूसरा चित्र बनाएं तो सेम यहां देख लो, ये हमारा हो गया मीडियम 1 और मीडियम 2। ठीक है, तो सघन माध्यम, ठीक, हम इसका उल्टा बना लेंगे। विरल माध्यम, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तन के पश्चात वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। उसको जाना चाहिए था तो सीधा, लेकिन क्या होता है वो ऐसे निकल जाती है। इसको बोलते आई और इसको बोलते हैं आर। ठीक है, ये क्या है, हमारा सघन माध्यम है। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं दूसरे प्रकार से, आपतित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अपवर्तित किरण अविलंब से दूर हट जाती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, अविलंब से दूर हट जाती है। ऐसे माध्यम को हम बोलते हैं विरल माध्यम। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण हमारी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अविलंब से दूर हट जाती है, जैसा कि आप इस वाले चित्र में देख रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है सघन माध्यम। सघन माध्यम, ठीक है, वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल विरल के सापेक्ष कम होती है। ठीक है, कैसी होती है, विरल के सापेक्ष कम होती है। ऐसे माध्यम को हम कहते हैं सघन माध्यम। ठीक है, ये डेंसर होता है और ये हमारा रेयर होता है। ठीक, जैसे अब जो हमारा माध्यम वो कौन सा होता है, जैसे कांच आ गया, कांच कोमा जल। ठीक है, अब जो हमारा ये माध्यम है, जैसा कि इसमें लिखा है, जो प्रकाश की चाल है विरल माध्यम के कम होती है। तो कितनी कम होती है, हम इसमें ये भी लिख सकते हैं, जो हमारा प्रकाश है, प्रकाश की चाल
वो होती है हमारी 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक, कितनी होती है? 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये हमारे सघन माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, या हम इसको दूसरी भाषा में लिख सकते हैं, अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अविलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, जो हमारी अपवर्तित किरण है वो विरल माध्यम, वो आपतित किरण के सापेक्ष अविलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, या आप चलो लिख दे रहा हूं। इसको हम लिख सकते हैं, आपतित किरण के सापेक्ष किरण के सापेक्ष अपवर्तित किरण अविलंब की ओर झुक जाती है। अविलंब की ओर झुक जाती है। ऐसे माध्यम को हम बोलते हैं सघन माध्यम। नोट डाउन कीजिए। ठीक है, अब हम जानेंगे अपनी किरणों के बारे में। ठीक है, जैसे चित्र में देख रहे हो, आपतित किरण है, आपतन कोण है, जैसे कि अभी हमने पढ़े थे विरल माध्यम और सघन माध्यम। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने ये माध्यम समझ गए होंगे, कौन सा विरल है, कौन सा सघन है, किसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है, किसमें कम होती है और कितनी होती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं आपतित किरण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण और अपवर्तित किरण के बारे में। ठीक है, अविलंब के बारे में। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे आपतित किरण। ठीक है, अब आपतित किरण हमारी कौन सी है? तो हम पढ़ेंगे आपतित किरण। ठीक है, अब ये क्या है? जैसा कि आप देख रहे हो इस चित्र में, जो हमारी जो पहली माध्यम में चलने वाली प्रकाश किरण है, जिसको हमने क्या किया, नाम दे दिए हैं। ठीक है, ए, ओ और बी। ठीक है, ए, ओ और बी। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस जो हमारी प्रथम माध्यम है, यानी जो हमारे प्रथम माध्यम यानी पहले माध्यम या विरल माध्यम में जो हमारी प्रकाश किरण है, उसको ही हमने नाम दिया है आपतित किरण। तो हम इसमें लिख सकते हैं, विरल माध्यम में चलने वाली प्रकाश किरण, चलने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, जो हमारी किरण प्रथम माध्यम में यानी विरल माध्यम में चलती है, उसे ही हम बोलते हैं आपतित किरण। यानी वो हमारी कौन सी है? ओ और ए। कौन सी है? ओ, ए। इसे ही हम बोलते हैं आपतित किरण। दूसरी हेडिंग हम डालेंगे अपवर्तित किरण। ठीक है, अब हम हेडिंग डालेंगे अपवर्तित किरण। वो हमारी क्या है? सघन माध्यम में चलने वाली प्रकाश किरण को हम बोलते हैं अपवर्तित किरण। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, इसमें लिखेंगे सघन माध्यम में चलने वाली
चलने वाली प्रकाश किरण को अपवर्तित किरण ओ बी कहते हैं। ठीक है, कौन सी है हमारी ओ और बी, इसे ही हम बोलते हैं अपवर्तित किरण। नेक्स्ट तीसरी हेडिंग हम डालेंगे अविलंब। अविलंब, ठीक है, ये क्या कर रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं जो हमारी डॉटेड लाइन है जिसको हम डॉट डॉट से प्रेजेंट किया है, यही तो हमारा अविलंब है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, मीडियम 1 और मीडियम 2 को आपस में विभाजित कर रहा है। तो हम इसमें लिखेंगे प्रथम माध्यम व द्वितीय माध्यम को आपस में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो आपस में विभाजित करता है। ठीक है, उसे ही हम बोलते हैं अविलंब। तो फोर्थ हेडिंग हम डालेंगे आपतन कोण। ठीक है, इसको हम कैपिटल स्मॉल आई, ठीक है, इसको हम स्मॉल आई छोटी आई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब ये हमारा जो आपतन कोण है वो क्या है, जो हमारा आपतन कोण है वो ये है। तो कहाँ बन रहा है, ये हमारा बन रहा है आपतित किरण और अविलंब के बीच में। ठीक है, कहाँ बन रहा है, आपतित किरण और अविलंब के बीच में। तो लिखेंगे आपतित किरण व अविलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण स्मॉल आई से हम इसको व्यक्त करते हैं, आपतन कोण कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे 5th नंबर अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, ठीक है, इसको हम प्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो हमारा ये है, यानी आपतित किरण वो अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को हम अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तित किरण व अविलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन यानी स्मॉल आर कोण कहते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण यानी स्मॉल आर। ठीक है, इसको हम यहां लिख सकते हैं, स्मॉल आर कहते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण स्मॉल आर कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारे अपवर्तन जो अभी हमने पढ़ा है, अब इसके 2 नियम होते हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे अपवर्तन के नियम। ठीक है, इसको हम डालेंगे अपवर्तन का नियम। तो जो हमारा पहला नियम है, जैसे कि हमारा अपरावर्तन में हमने पढ़ा था, उसी का सेम होता है पहला नियम। ठीक है, यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में
होते हैं। यानी तीनों का जो संबंध है वो हमारा कुछ इस पॉइंट से है, तो यानी तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो हम लिखेंगे इसमें आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। नंबर दूसरा, ठीक है, ये क्या होता है, ये जो होता है यानी आपतन कोण की ज्या, ठीक है, यहाँ हमारे ज्या आ जाती है, वहां पे दोनों बराबर होते हैं और यहाँ का जो एक अनुपात होता है वो एक नियत होता है, ठीक है। तो ये क्या है, अब हमारे पास दो कोण हैं, आपतन कोण और अपवर्तन कोण, ठीक है। तो इन दोनों की जो हमारी ज्या आती है उनका अनुपात एक नियतांक होता है, यानी नियत होता है, ठीक है। आपतन कोण की ज्या, जिसको हम लिखते हैं साइन आई। साइन आई, आई हमारा क्या है, आपतन कोण, और ज्या क्या है, इसका साइन है, ठीक है। साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात नियत होता है। नियत होता है, इसको हम लिखते हैं साइन आई अपॉन, अनुपात लिखा है ना, अनुपात, तो अनुपात को हम लिखते हैं अपॉन में, तो साइन आई अपॉन साइन आर जो हमारा होता है वो कैसा होता है, नियत होता है, तो इक्वल टू नियतांक, ठीक है। इसको लिखते हैं कांस्टेंट। ये जो होता है वो हमारा नियतांक होता है, ठीक है। इसी को ही हम बोलते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम, ठीक है। ये जो नियतांक है इसकी जगह क्या होता है, जो हमारे स्नेल थे उन्होंने जब इस नियम का अध्ययन किया था तो उन्होंने इस नियतांक की जगह एक वैल्यू ला के रखी थी n, ठीक है, n, जिसको हम अपवर्तनांक बोलते हैं, ठीक है। इसका जो मतलब होता है ये ऐसे लिखा जाता है 1 and 2, ठीक है, 1 and 2। इसका जो मतलब होता है, जो हमारा स्नेल का नियम है उन्होंने इसमें बताया था, जो 1 and 2 है इसके बारे में ये लिखा है, प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसको जो हम लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं n2 अपॉन n1, ठीक है, n2 अपॉन n1, और इसको ही हम लिखते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। जो हमारा n है वो हमारा क्या है, अपवर्तनांक है, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं इसे स्मॉल n से व्यक्त करते हैं, इसे हम स्मॉल n से व्यक्त
करते हैं। जो हमारे अपवर्तनांक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? अपवर्तनांक हमारे दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जो हमारा है वो है सापेक्ष। नंबर 1 है वो है हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक, और जो दूसरा है वो है निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब ये सापेक्ष है वो क्या होता है? यानी सेम मीडियम में, दोनों ही हमारे पास जो मीडियम है, जो माध्यम है वो सेम हो। अगर हमारे पास मीडियम प्रथम में वायु है तो मीडियम 2 में भी वायु हो, ठीक है। अगर एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक पूछा जाए तो ये क्या है? देखो यहां भी हमारे पास वायु है और यहां भी वायु है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया सापेक्ष। और निरपेक्ष होता है एक माध्यम में हमारे पास वायु हो और एक में हो कांच या जल, कांच हो या फिर जल हो, ठीक है। ऐसे को बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। अब जो हमारे अपवर्तनांक वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो सापेक्ष और निरपेक्ष। अब सापेक्ष क्या होते हैं? यानी हमारे पास दो माध्यम होते हैं अपवर्तनांक में, तो दोनों ही क्या हो? सेम हो, ठीक है, सेम माध्यम हो, ऐसे को बोलते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। और दूसरे निरपेक्ष में क्या होता है? एक में हमारे पास यानी अलग अलग माध्यम हो दोनों, ठीक है। एक में हो वायु और दूसरे में हो कांच या जल। नेक्स्ट होता है अपवर्तनांक व नेक्स्ट है हमारे पास हेडिंग, नेक्स्ट हम डालेंगे अपवर्तनांक व प्रकाश की चाल में संबंध, ठीक है। अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में हमारे पास संबंध क्या होता है, ठीक है। अब जो हमारा अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक है वो हमारा निर्वात में प्रकाश की चाल व माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल व माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। जो हमारा अपवर्तनांक होता है वो निर्वात में प्रकाश की चाल व माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो हमारा अपवर्तनांक बराबर जैसा कि अनुपात है तो अनुपात में लिख देंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है,
बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, यही तो है ना हमारा जो अपवर्तनांक है वो इन दोनों के अनुपात के बराबर होता है। अपवर्तनांक जैसे कि हम लिखते हैं n बराबर, अब जो निर्वात में हमारी प्रकाश की चाल होती है वो होती c, और c बट्टे v, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, अब जो हमारा c है निर्वात में प्रकाश की चाल है, उसकी वैल्यू हमारी फिक्स होती है, कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये जो हमारी वैल्यू है ये हमारी वैल्यू फिक्स रहती है। अब नेक्स्ट हम करेंगे इस टॉपिक पर क्वेश्चंस हमारे कैसे होते हैं। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए इसको।